जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज दिल्ली की एयर क्वालिटी 400 क्रॉस हो गई, बम्बई की 200 क्रॉस हो गई। तो ये क्या होता है, एवरी ऑल्टरनेट पर्सन खांस रहा है। ये उसी का नतीजा है कि ये तो पॉल्यूशन की देन है। 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स जब हम सांस लेते हैं तो दूर अंदर लंग्स में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ से वो निकलते भी नहीं है। और ये बचपन के बाद जो लंग की तकलीफ़ें शुरू होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है और ज़्यादा भयावह होती है। लंग्स का सिकुड़ना शुरू हो जाता है, लंग का थोड़ा थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। अगर अपन इंडोर पॉल्यूशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोर पॉल्यूशन के ऊपर हमारे सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर संदीप साळवी, उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया था कि बहुत सारे पेशेंट जो COPD हो रहे हैं वो इंडोर पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। इवन घर में अगरबत्ती लगाते हैं भगवान के सामने, धूप लगाते हैं, वो भी काफ़ी देर तक। ये भी अगर अपने घर में कोई पेशेंट है जिसको सांस की बीमारी, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। या तो एक नाम के लिए करना, उसके बजाय आप घी का दीपक जला दो। इंडिया में भी कई बार ऐसी इतनी एकदम अचानक ठंडी पड़ जाती है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है। तो अगला लॉकडाउन मेरे ख्याल से कोई वायरस से नहीं आएगा, तो कोई तो क्लाइमेटिक चेंजेस से आ सकता है। दिल्ली में एक दिन जाकर आना, ये 20 सिगरेट पीने के जैसा है। लेकिन सिगरेट जो होती है, एक सिगरेट के अंदर 4000 टाइप के अलग अलग केमिकल्स होते हैं। अच्छा। उसमें के 300 जो पार्टिकल्स है, 2000 प्रूवन कार्सिनोजेनिक। मतलब तुमने एक पैकेट सिगरेट का हर साल हर रोज ऐसे 20 साल तक पिया तो यार 20 पैक ईयर्स। अच्छा। तो ये 20 पैक ईयर्स एक बार क्रॉस किया तो यू बिकम वेरी हाईली ससेप्टेबल फॉर गेटिंग लंग कैंसर। अच्छा। तो जो बच्चे लोग 15 साल में 20 साल में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, वो obviously 45-50 को उनका एज हो जाता है कि उनको कोई ना कोई तरीके से होने की चांसेस है। पिजन्स जो होते हैं वो उसकी जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, वो ड्रॉपिंग्स इतने सेंसिटिव, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन हाईली एलर्जिक होते हैं। कुछ कुछ पेशेंट तो लंग ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ गई हुई है। सो दिस इज वेरी बैड ऑन पार्ट टू फीड पिजन्स विथ यू एट योर होम। प्रायर हिस्ट्री, पुरानी कोई हार्ट की कंडीशन नहीं है, अस्थमा नहीं है और फिर भी दम लग रहा है, और बुखार नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी दम लग रहा है, तो वो टाइम पे हम सस्पेक्ट करते हैं अच्छा। कि ये शायद पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लंग अटैक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे खास पॉडकास्ट बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर महेंद्र कावेड़िया, जो एक रिनाउंड चेस्ट फिजिशियन है। वो फेफड़ों यानी कि हमारे लंग्स की बीमारियों के क्षेत्र में अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर कावेड़िया जहांगीर हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी है और कावेड़िया चेस्ट सेंटर के डायरेक्टर भी है। आज हम उनसे उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन का आधार है, हमारी सांसें और हमारे लंग्स। हम उनके साथ बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए और हमारे लिए भी बेहद ज़रूरी है। COPD, एस्थमा, स्मोकिंग, वेपिंग और ऐसी कई सारी दिलचस्प बातें होने वाली है इस एपिसोड में। हम उनसे जानेंगे लंग्स के मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। डॉक्टर महेंद्र कावेड़िया सर, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू रश्मि, थैंक यू मुकेश। सर, हमने हमारे पिछले काफ़ी एपिसोड में हमने कभी दिल की बात की, कभी लिवर की बात की, कभी दांतों की बात की, कभी प्लास्टिक सर्जरी की बात की, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लंग्स के बारे में और आपसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए हमें काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि आजकल सांस लेना ये हर कोई लेता है, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जो भी है, पर इतनी आज की आबो हवा, एयर पोल्यूशन इतना हो चुका है हर शहरों में या गांव में, तो इससे कैसे डील करें। और दूसरी बात कि हम लोग कहते हैं कि विंटर सीज़न जो भी चल रहा है एक हेल्दी सीज़न माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम बीमारियां, सर्दी हो, खांसी हो, सारी चीज़ें इसी सीज़न में दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों है, इसकी कारण, इसकी वजह क्या है? मुकेश जी, ये ऐसा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जब महीने शुरू होते हैं तो इमीडिएटली
जो हम बाहर देखते हो, फॉग देखते हो, ठंडी देखते हैं, जो ये बाहर का जो धूल होती है, जो स्मोक कहते हैं, जिसे स्मोक और धूल मिलके जो स्मोक बनता है, जी। वो नीचे की लेवल को जम जाता है। इससे एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर हो जाती है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज दिल्ली की एयर क्वालिटी 400 क्रॉस हो गई, बम्बई की 200 क्रॉस हो गई। तो ये क्या होता है? इससे एयर पॉल्यूशन होने की वजह से जो हम सांस ले रहे हैं, तो हर सांस के साथ जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमारे सांस में जाते हैं, हमारे ब्रीथ में जाते हैं, ये हमको बार बार खांसी करने को मजबूर कर देते हैं। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि हर एक एवरी ऑल्टरनेट पर्सन खांस रहा है। ये उसी का नतीजा है कि ये तो पॉल्यूशन की देन है। कुछ साल पहले जब व्हीकल्स कम थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, वो टाइम पे हम देखते कि इतना तकलीफ नहीं होता था। विंटर तो एक हेल्दी सीजन समझा जाता बिल्कुल था, बिल्कुल। वो अभी नहीं रहा। ये सब पॉल्यूशन की देन है। तो चाहे विंटर हो या समर हो, ये खांसी आपको बिकॉज ऑफ पोल्यूशन आने वाली है। गर्मी में क्या होता है, सनराइज जब होता है, धूप होती है, तो धूल की पॉल्यूशन ज़्यादा होता ज़्यादा है, होती बाकी पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। जी। लेकिन ठंडी और स्मॉग, इस वजह से लोगों को ज़्यादा इरिटेशन होता है, आँखों का इरिटेशन होता है, नाक बहना होता है, खांसी आना, ये सभी पॉल्यूशन की देन है। एक ये होता है मेरे ख्याल से AQI के बारे में कुछ मैंने पढ़ा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स शायद। एग्जैक्टली, जब भी हम टीवी देखते हैं या न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या होता है कि ये जो हवा में अलग अलग चीज़ें होती जी। है, उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया गया। अच्छा। जैसे कि ग्राउंड लेवल का ओजोन लेवल, ग्राउंड पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल, सल्फर डाइऑक्साइड लेवल, नाइट्रिक ऑक्साइड और पार्टिकल्स। अब आप बहुत बार पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि PM2, 2.5, PM10। पहले हम जो बात करते थे पॉल्यूशन में, तो PM10 की बात करते, 10 माइक्रोग्राम के जो पार्टिकल्स होते थे, वो जाके लंग्स में अटकते थे, उससे जो होने वाली बीमारी। ओके। लेकिन आजकल हम जो बात करते 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जब हम सांस लेते हैं तो दूर अंदर लंग्स में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ से वो निकलते भी नहीं है। और ये बचपन के बाद जो लंग की तकलीफ़ें शुरू होती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है और ज़्यादा भयावह होती है। कौन सी बीमारी इसमें हो सकती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पॉल्यूशन से पहले तो सीधी सर्दी होना, खांसी होना, सिंपल, जब तक आपका एक्सपोजर मिनिमम होगा तो। जी। लेकिन अगर आपके लंग्स ऑलरेडी थोड़े ख़राब है, वीक है, ससेप्टिबल है, तो फिर आपको इससे धीरे धीरे अलग अलग बीमारी होती है। जैसे कि COPD है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। लंग्स का सिकुड़ना शुरू हो जाता है, लंग का थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसे ही COPD और बूढ़े आदमी का जो दमा होता है वैसे कहते हैं। और एक बात थी जहन में कि जैसे हम लोग बाहर की हवा की बात करते हैं कि बाहर की हवा ख़राब है, आप घर में रहो, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर की हवा भी, घर का माहौल भी ख़राब होने लगता है। घर के हमारे कैंडल्स रहते हैं, कभी सेंटेड कैंडल्स बोलो, या फिर हमारे मॉस्किटो कॉइल्स है, रिपेलेंट्स है, या वो पहले चूल्हा जलता था गांव में, अभी तो खैर बंद हो गया होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें भी एयर पोल्यूशन भी हम लोग गिन सकते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन कह सकते हैं इसको। एग्जैक्टली। आउटडोर पोल्यूशन पे तो अपना कंट्रोल नहीं होता है। ये तो जो पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है कि कौन से व्हीकल को कभी लाना है, कितने व्हीकल्स को परमिशन देना है। कि अभी तंदूर चलते होते ठंडी के दिन में रोड पर, कितने तंदूर चलाते, वो चूल्हे पे जलाते, वहाँ पे बायोमास फ्यूल यूज़ करते हैं। ट्रैफिक होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, खेतों में परेली जलाई जाती है। ये सब जो पॉल्यूशन, हाँ, तो पॉल्यूशन एक जगह पे ही नहीं होता है। वो पुणे का पॉल्यूशन कई बार अलग अलग पुणे के आजू बाजू की जगह से आने वाली धूल से भी होता है। तो ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन अपना कंट्रोल अपने घर के पॉल्यूशन पे तो हो सकता है। अगर अपना इंडोर पॉल्यूशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोर पॉल्यूशन के ऊपर हमारे सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर संदीप साळवी, उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया था कि बहुत सारे पेशेंट जो COPD हो रहे हैं वो इंडोर पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। घर में जो जलने वाली मॉस्किटो कॉइल्स है, अगरबत्ती है, सेंटेड अगरबत्ती है, फिर चूल्हा। अब चूल्हा तो अभी थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट की अभी चूल्हा की सिस्टम नहीं है, सबके घर पे गैस आ गए हुए। लेकिन कुछ सालों पहले वो चूल्हे की वजह से होने वाली जो पॉल्यूशन था, जो धूल होती थी, और इसका दूसरी और एक चीज़ ऐसी है कि ये जो पॉल्यूशन होता है वो रूम के अंदर ही होता है, उसको बाहर जाने के लिए जगह नहीं होती है।
और स्पेशली ठंडी के दिन में सबके विंडोज़ क्लोज होते हैं, बाहर जाने के लिए जगह नहीं। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अपन 400-500 दिल्ली का बता रहे, ये तो अपने घर में ही 2000 और 3000 घर के अंदर ही हो जाता है। इतना सीवियर ये पॉल्यूशन होता है और वहाँ पे अपन दिन भर अटके हुए होते, वही ब्रीथ करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकता कि एयर पॉल्यूशन अपने लंग्स में जाके कितना डैमेज कर रहा है। तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सेंटेड अगरबत्ती है, एरोमा है, स्मोकिंग है, मॉस्किटो कॉइल्स है और घर में जलने वाली चूल्हा वगैरह है। इवन घर में अगरबत्ती लगाते हैं भगवान के सामने, धूप लगाते हैं, वो भी काफ़ी देर तक। ये भी अगर अपने घर में कोई पेशेंट है जिसको सांस की बीमारी, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। या तो एक नाम के लिए करना, उसके बजाय आप घी का दीपक जला दो। ऐसे कुछ तो करके अपने घर का पॉल्यूशन तो कम करना अपने हाथों में, वो तो करना ज़रूर चाहिए। तो क्या इसमें मास्क का कोई फ़ायदा होता है जब हम लोग लगाते हैं? मास्क तो मैंने कई बार कहा हुआ। मास्क हमने कब शुरू किया था, जब पहली बार सार्स आया तभी किया था, स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद में कोविड तो हम मास्क के सिवा बाहर घूमते नहीं थे। मास्क अलग अलग टाइप के होते हैं। जो हम रूटीनली यूज़ करते, पेशेंट यूज़ करते हैं, तो 2 लेयर मास्क, 4 लेयर मास्क होता है। ये तुमको वायरस से बचा सकता है, बैक्टीरिया से बचा सकता है, टीबी नहीं होगा, कोविड नहीं होगा। लेकिन एयर पॉल्यूशन में इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा होता नहीं है। उसके लिए अगर चाहिए तो आपको रेस्पिरेटर्स यूज़ करने होते हैं। रेस्पिरेटर मतलब N95, N90 या तो मास्क आता है कि जहाँ पे एक्सलेशन के लिए अलग से वेंट होता है, वो आपके हेल्पफुल कर सकता है पॉल्यूशन के लिए। लेकिन पॉल्यूशन के लिए मास्क यूज़ करना उतना ही, इससे बड़े बड़े पार्टिकल्स आप रोक सकते हैं, लेकिन छोटे पार्टिकल्स तो नहीं जा सकते, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। बट इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल जब आप क्राउडेड प्लेसेस में जाएंगे, जहाँ पे बहुत गर्दी है, लोग खांस रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। उससे बचने के लिए मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पोल्यूशन में कुछ ज़्यादा फर्क आने के चांसेस नहीं है। जी जी सर, पोल्यूशन एक बात हो गई, आउटडोर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन। अभी पोल्यूशन तो हर चीज़ से बढ़ रहा है, व्हीकल्स हो या चूल्हा हो, जैसे आपने बताया इंडोर पोल्यूशन। तो एक ऐसे लगता है कि ये पोल्यूशन के लिए भी कुछ पोल्यूशन लॉकडाउन करना चाहिए हम लोगों को, कि थोड़ा लंग्स को भी सेफ रखे। बहुत सही कहा आपने। ये मेरे दिल में भी आ रहा था कि हमने एक वायरस की वजह से लॉकडाउन देखा, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन देखा कि एक ग्राम का वायरस था, उसने पूरे दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया। बिल्कुल। और अभी अपन देख रहे हैं कि कुछ देशों में, स्पेन जैसे कंट्री में इतना बारिश गिरा कि कभी कई पूरे सेंचुरी में नहीं हुआ था। इंडिया में भी कई बार ऐसी इतनी एकदम अचानक ठंडी पड़ जाती है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है। तो अगला लॉकडाउन मेरे ख्याल से कोई वायरस से नहीं आएगा, तो कोई तो क्लाइमेटिक चेंजेस से आ सकता है कि भरपूर बारिश हो गई तो हमको घर पे ही बैठ के रहना है, या इतनी गर्मी हो गई तो अपने घर पे ही बैठ के रहना है, या इतनी कड़ाकी ठंडी बाहर हो रही है कि हमको घर पे ही बैठना पड़ता। तो ये भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में। आज हम जस्ट सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन वो होने के चांसेस भी है। क्लाइमेट इंड्यूस लॉकडाउन कि जिसकी वजह से हमको अगर, जैसे रशिया में कुछ प्रदेश ऐसे है कि वहाँ 6-6 महीने तो लोग घर के बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर इतनी बर्फ़ होती है, बर्फ़ की वजह से बाहर नहीं जाती है। तो इट इज़ अ आइस लॉकडाउन। तो वैसे ही हमारे इधर क्लाइमेट लॉकडाउन, क्लाइमेट इंडिया का बता नहीं सकते कौन से तरीके से कब कैसा होगा। बराबर है। बहुत अच्छा कुछ पोल्यूशन एक हो गया लंग्स के लिए, तो वो हानिकारक अभी हो ही रहा है। बट एक बहुत पहले से एक और चीज़ हानिकारक है, सबको पता है बट फिर भी लोग करते हैं, और वो है स्मोकिंग। तो उसमें लोगों ने क्या ख्याल रखना चाहिए? और सबसे पहले तो वो लंग्स को कितना ख़राब करता है, मतलब लोगों को पता है ये ख़राब करता है, बट हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से लंग्स को ख़राब कर रहा है, और इससे लोगों ने दूर क्यों रहना चाहिए। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा भी होता है कि ये तो कंपलसरी कैंसर करने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग उसको छोड़ते नहीं। एक्टिव स्मोकर्स भी है और पैसिव स्मोकर्स को भी उतनी ही तकलीफ है। करेक्ट। जैसे कि हमने बताया कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, तो काफ़ी बार पेपर में आता है दिल्ली में एक दिन जाकर आना ये 20 सिगरेट पीने के जैसा है। ये आपने पढ़ा भी होगा जी। तो वैसे भी 20 सिगरेट तो हम पी रहे, तो और 2-4 पिया तो क्या होता है ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सिगरेट जो होती है, एक सिगरेट के अंदर 4000 टाइप के अलग अलग केमिकल्स होते हैं। अच्छा। उसमें के 300 जो पार्टिकल्स है
दोज आर प्रूवन कार्सिनोजेनिक। 300 पार्टिकल्स ऐसे अच्छा। जो नेम कर सकते हैं कि जो प्रूवन कार्सिनोजेनिक है। तो हर स्मोकिंग के हर पफ के साथ अपन 4000 पार्टिकल्स लेते हैं अंदर, जिसमें कि 300 पार्टिकल ये कार्सिनोजेनिक है। और ऐसे जब हम बार बार जो कैंसर जो कैंसर कैंसर कॉज कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो प्रो कार्सिनोजेनिक है कि जो अंदर जाके कैंसर लंग कैंसर करा सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। उसके वजह से ये स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा है। जब पॉल्यूशन से तो सिर्फ आपको सीओपीडी होगा या खांसी आएगी, लेकिन इससे और भी बड़ी बीमारी, मतलब सीओपीडी तो होगा ही, लेकिन लंग कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग भी जब आदमी करता है उसके अंदर निकोटिन होता है। जी। निकोटिन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एडिक्टिव सब्जेक्ट। एक बार उसकी आदत लग गई तो ब्रेन की उसको चाहत होती है कि बार बार करना। और एक बार एक सिगरेट से शुरू होता है वो 10-20 पे जाके भी रुकना नहीं है। हाँ, वहाँ पर एक तो एडिक्शन भी होता है और टॉलरेंस भी होता है। टॉलरेंस उससे क्या था, जो एक पहले जो उसको हाई मिलता था एक सिगरेट से, उसके लिए उसको 2 पीने पड़ते, आगे आगे जाके 3 पीने पड़ेंगे। ऐसा उसका डोज बढ़ते जाता है। एडिक्शन के साथ साथ एडिक्शन और टॉलरेंस, ये दोनों भी चीज़ें बढ़ाती जाती है और जैसे लंग डैमेज धीरे धीरे बढ़ते और जाता है। बॉडी भी हो जाती है यूज टू कि बहुत लोगों को सिगरेट पिए बगैर सुबह टॉयलेट जाना हो तो वो दिक्कत आती है। Exactly. तंबाकू से उनको किक मिलती है, ऐसा बताते हैं। ये जो होते हैं ना, ये ट्रिगर्स होते हैं, स्मोकिंग के ट्रिगर्स। कि मैं एक आ गया, मुझे सामने कौन मुकेश दिखा तो मुझे सिगरेट पीने की आदत है। तो ऐसे लोगों को ये जो ट्रिगर्स होते हैं उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। जब भी हम पेशेंट को स्मोकिंग की हिस्ट्री पूछते हैं, डू यू स्मोक, तो बोलता कि नहीं, आई डोंट स्मोक, नहीं स्मोकिंग नहीं करता, मतलब कभी छोड़ा है नहीं, पिछले हफ्ते में ही छोड़ दिया। ये नो स्मोकिंग नहीं होता। ये तो जब खांसी होती है, कुछ तकलीफ होती है, वो आते हैं तो छोड़ के था, ऐसा नहीं होता। स्मोकिंग का भी हम क्वांटिफिकेशन करते हैं, कितना स्मोकिंग करते हैं। अच्छा। तो एक सिगरेट के पैक में 20 आते हैं, इसे पकड़ते 20 सिगरेट्स पर डे फॉर 1 ईयर इज 1 पैक ईयर्स। 1 पैक ईयर्स। ऐसे अगर जब 20 पैक ईयर हो जाते हैं, मतलब तुमने एक पैकेट सिगरेट का हर साल हर रोज ऐसे 20 साल तक पिया तो यार 20 पैक ईयर्स। अच्छा। तो ये 20 पैक ईयर्स एक बार क्रॉस किया तो यू बिकम वेरी हाईली ससेप्टेबल फॉर गेटिंग लंग कैंसर। अच्छा। तो जो बच्चे लोग 15 साल में 20 साल में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, वो obviously 45-50 को उनका एज हो जाता है कि उनको कोई ना कोई तरीके से होने की चांसेस है। अगर नहीं हुआ तो उनका नसीब अच्छा है। सो 20 पैक ईयर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्रॉस किया तो हम उसके लिए लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ही बिकम्स एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द। उसके ऊपर बार बार ध्यान रखना, हाई डोज सीटी स्कैन करना या तो एक्सरे करना, उसके ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सर, ये अभी जो स्मोक खुद करते हैं ये उनकी बात हो गई। तो लोग बोलते हैं नहीं, मैं स्मोक करता हूँ, मेरे घर में तो बाकी कोई नहीं करता। बट पैसिव स्मोकर्स जिसे हम कहते हैं, आर दे एट द रिस्क, सेम रिस्क? आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पैसिव स्मोकिंग किसको अफेक्ट करता है, तो घर वालों को, अपने जो नियर एंड डियर वंस होते हैं उनको ही। घर का जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्लोज्ड होता है कि रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, हॉल के अंदर, कि जहाँ पे हवा का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता। और ऐसे जगह पे हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक जो होता है वो काफ़ी देर तक रूम के अंदर रहता है और वो बार बार अपने सांसों से अपने लंग्स में जाता है और ज़्यादा हार्मफुल। यही स्मोकिंग अगर बाहर होता है, ओपन ग्राउंड में होता है, तो मिक्स हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसका ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। तो जो स्मोकर्स है उनको ये भी चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि हमारे एक बीड़ी हम एक दिन में अगर 5 सिगरेट घर पे पीते हैं तो उसमें कि 3 सिगरेट हम घर वालों को भी पिला रहे हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राइट सर, लेकिन अभी स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, लंग्स, सबको पता है। तो अभी लोगों ने उसके भी और एक्सक्यूजेस ढूंढ के निकाले, रिप्लेसमेंट्स, कि अभी वेपिंग। और यंग लोगों में, मतलब यंग जनरेशन, सिर्फ कॉलेज के ही नहीं, मतलब स्कूल के बच्चों में भी अभी वेपिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। उनको ऐसे लगता है स्टाइल, आई एम वेपिंग। तो क्या ये वेपिंग भी उतना ही डेंजरस है जितना स्मोकिंग है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्मोकिंग में 4000 तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसमें कि 300 कार्सिनोजन होते हैं। तो लोगों ने क्या निकाला, इनको बाजू को रख दो। लोगों को क्या चाहिए, निकोटिन चाहिए। तो प्योर फॉर्म ऑफ निकोटिन को अगर हम दे सकते विदाउट दिट केमिकल्स, उसके लिए उन्होंने वेप बनाया। वेप कैसे, ये
वेपिंग जो निकोटिन तो होता ही है उसमें, उसके साथ में उन्होंने कॉन्ड्यूट करके एक सॉल्यूशन आता है। अच्छा। ये सॉल्यूशन क्या होता है, कभी कभी फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड मुझे आपको पता है, जब हम बायोप्सी लेते हैं तो टिश्यू फॉर्मेलिन में डालते हैं, डेड बॉडी स्टोर करते डेड भी बॉडी और बैप्सिस भी Store डेड करते बॉडी थे स्टोर पहले, करते वो टाइप का फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वो भी अंदर से जलते रहता है और उसके वेपिंग आता है। तो इससे आखिर ये जाता तो लंग्स में ही है। बिल्कुल। निकोटिन का एडिक्शन तो उतना ही रहता है, सिर्फ बाकी के जो कार्सिनोजेनिक नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका में, न्यूयॉर्क में स्टडी भी हुआ है कि एनिमल्स को वेपिंग कराया अच्छा। और कुछ सालों के बाद उनमें जब टेस्ट किया तो उनके अंदर भी कैंसर कार्सिनोजेंस पैदा होना शुरू हो गए थे। सो इट इज़ नॉट सेफ। निकोटिन इज़ डिफरेंट एंड द फॉर्मेल्डिहाइड, उसका जो कॉन्डिट होता है उसकी वजह से होने वाली लंग इंजरी भी काफ़ी खतरनाक हद हो तक। सकती है। सो वेप इज़ नॉट सेफ, दैट इज़ अ टेक होम मैसेज। सर सेफ नहीं है, सबको पता ये भी है। कैंसर का जो लगा है ठप्पा उसके ऊपर ऑन द पैकेट वो भी है, फिर भी लोग पीते हैं। तो इनसे उनको सिगरेट छुड़वानी है तो उसके लिए टिप्स क्या आप देंगे? बराबर। सबसे पहले तो पेशेंट का खुद का, आदमी का खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे ये छोड़ना है। ये मन वो कब बनाता है, जब वो बीमार होता है। ये तो आइडियल टाइम होता है, जब वो डॉक्टर के पास आता है तो कुछ तो बीमारी के साथ आता है। बराबर। वो तो एकदम आइडियल टाइम होता है कि पेशेंट के दिमाग में वो डालना होता है कि तुम्हें ये सब जो तकलीफ हो रही है वो स्मोकिंग की वजह से जो तकलीफ है उसने देखा हुआ है और फिर से ऐसा नहीं होना है। अस्थमा अटैक है, सीओपीडी अटैक है या कुछ तकलीफ हो रही है, उसको सांस लेने नहीं आ रही, तो दैट इज़ द करेक्ट टाइम टू हिट हिम हार्ड। उसको रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा हिला के नहीं चलेगा। जैसे कोई झाड़ से अपने को कोई फल गिराना है तो रोज़ जाके थोड़ा हिला के आएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन हिलाना है तो ऐसा हिलाना कि सब फल नीचे आ जाएंगे। तो इसको ऐसे टाइम पे पकड़ना है कि उसको रियलाइज़ होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लंग हेल्थ। उसके बाद वो टाइम पे हम उसको स्मोकिंग क्विटिंग के बारे में उसको गाइडेंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि उससे कितना फ़ायदा होता है। नॉर्मली क्या होता है, लंग की जो कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी, पोस्ट वाइटल कैपेसिटी, ये मैक्सिमम होती है 25 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा। 25 साल का आदमी होता है तो उसके लिए वो मैक्सिमम होती है। और उसके बाद में जैसी आदमी की उम्र होती है, हर साल में अराउंड 10 ml 15 ml ऐसे वो कम होते जाती है। ओके। उसको ही हम कहते हैं लंग एज, लंग का एजिंग होता है वो। अच्छा। ये नॉर्मल आदमी का हो गया कि 10 ml से 12 ml से 8 ml से कम होती जाएगी। लेकिन स्मोकर्स में क्या होता है, हर साल ये कम से कम 15%, 20%, 25 ml से कम होते रहती है। ओके। इतना जब वो कम होना शुरू होती है तब वो प्रोग्रेसिवली उनके लंग्स ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आदमी की उम्र 40 होगी लेकिन उसके लंग्स की एज 55 हो जाती है, 60 होती है। तो फिर जैसे उम्र बढ़ती है 40, 45, 50 में उसको 70 साल के 80 साल की उम्र के लोगों के लंग्स के जैसी उसके लंग्स की हालत होती है, उससे उसको ब्रीथ करना पड़ता है, तब उसकी हालत देखी नहीं जाती। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मोकिंग से लंग का एजिंग बहुत फास्ट होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो COPD होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्मोकिंग के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन तो है, फिर क्लासेस लेते हैं, जिन्होंने स्मोकिंग क्विट की हुई है उनसे मिलाते हैं, उनकी स्टोरी बोलते हैं, वो एक तरीका है। बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स भी, दवाई भी आई थी, हाँ, वही मैं वर्नाक्यूलिन है, बुप्रीनॉर्फिन आई थी, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। उससे उतना ज़्यादा, उसके बाकी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है तो वो तो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। अभी काफ़ी बार हम निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। निकोटिन पैचेस होते हैं, अच्छा। निकोटिन च्युइंग गम होते हैं। इसमें क्या होता है, निकोटिन तो पेशेंट को मिलता ही है, बिना जो टॉक्सिन्स होते हैं 300 कार्सिनोजन, 4000 इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स, उसके बिना मिलता है। तो इससे निकोटिन का तो उसकी तलब मिट जाती है। लेकिन वो भी निकोटिन एडिक्शन तो वैसा ही रहता है, वो भी एक theory। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन, माइंडसेट तैयार करना, ये सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट वही है है। कि पेशेंट ने खुद ने सोचना चाहिए कि मैं मरने के द्वार पे जा रहा हूँ और मैं, मेरी फैमिली अफेक्ट होने वाली है। तो हम तो वहाँ से रुक यू टर्न जा। मार के वापस आना है। एग्जैक्टली हम तो ऐसे ही करते हैं। एक सिगरेट जब तू पीता है तब तुम सोचते रहो कि ये एक सिगरेट मेरे लाइफ का एक दिन कम करने एक दिन वाली है। कम कर रहा है, बिल्कुल। वो ये है। और स्मोकिंग का भी लोगों को कैसे रहता है, उसके वो ट्रिगर्स होते हैं। कोई आदमी दिखा, जो उसका फ्रेंड दिखता है, या कोई हाँ। चीज़ दिखी, या सवेरे टॉयलेट जाना है तो उसको याद आती है और फिर वो स्मोकिंग करता है। बिल्कुल। वो ट्रिगर्स के बजाय आप ग्लिमर्स चूज़ करो कि जो तुमको कोई बेटर चीज़ सिखाए,
कि जो तुम्हारा जो पॉजिटिव एनर्जी वाला फ्रेंड है, कि हाँ। जो एथलीट है, जो एक्सरसाइज करता है, जो योगा करता है, ऐसे कोई आदमी को से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको याद करो। तो कि तुमको बाकी ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल ट्राई टू फॉलो हिम, कि उसके साथ एक्सरसाइज करने जाएंगे, साइकिलिंग करने जाएंगे, ट्रैकिंग करने जाएंगे। तो ये तुम्हारे लाइफ में कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग होके कुछ तो जो एंटरटेनमेंट या कुछ तो चाहिए, उसके लिए ये चीज़ों के लिए देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फिर आपका ध्यान ओनली स्मोकिंग और इसके ऊपर नहीं जाए। हिमसेल्फ, और उसकी भी मदद नहीं कर सकता, उसको खुद की Exact. मदद खुद करनी है। करेक्ट। सर, आप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स रन करते हो स्मोकिंग डी एडिक्शन के लिए? कुछ आपके यहाँ पे प्रोग्राम्स ऐसे नहीं करते, लेकिन हम इंडिविजुअल बेसिस पर ही करते हैं। जो भी पेशेंट को हमको लगता है कि अभी इसकी तकलीफ़ है और ये छोड़ सकता है और छोड़ना ज़रूरी है, Counseling उनको काउंसलिंग करते हैं, मेडिसिन वाइज हेल्प करते, पैचेस वगैरह कुछ दिनों के लिए देते। फिर बाकी तो ऐसा पब्लिक डिस्कोर्सेज, वर्ल्ड COPD डे होता है, नो स्मोकिंग डे होता है, तो वो टाइम पे लेक्चर्स देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको फॉलो करें। 10 लोगों को बताने के बाद 2 लोगों ने भी छोड़ा, दो तो फिर कम भी से कम करते छोड़ भी देंगे। बहुत आपने तो ऐसे बहुत सारे लोगों की सिगरेट छुड़वाई होगी अभी तक। छुड़वाई Wow. बहुत लोगों की That's छुड़वाई। very- और वो शुरुआत में तो नाराज़ होते, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद है। ये सिगरेट छुड़वाना भी कैसा रहता है, पहले 8 दिन ही तकलीफ होती है, बराबर। 1 दिन 2 दिन बहुत तकलीफ होगी, Withdrawal. 3 दिन 4 दिन, 8वां दिन एक बार उसने क्रॉस किया कि 9वें दिन से उसको फिर उसको नॉर्मल लंग की उसका एहसास होने लगता है, फिर उसको खुद को ही अब नफरत हो जाती है, और वो फिर पर हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, अनलेस ही कम्स अगेन इन कांटेक्ट विद द पीपल हु आर Triggers, स्मोकिंग। जिसका बात कर रहे तो थे। ट्रिगर्स ये बहुत ज़रूरी है, ये ट्रिगर से पल्ला निकालना ज़रूरी है, पल्ला छोड़ना ज़्यादा छोड़ना ज़रूरी है। ज़रूरी है। सर, अब तक आपने बहुत बार अपने अस्थमा और COPD की बात की, तो मैं उस बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा कि अस्थमा ऐसी बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है, बड़ों में पाई जाती है। तो ये अस्थमा एग्जैक्टली बीमारी का स्वरूप कैसा है और इससे बचने का तरीका क्या है? अस्थमा ये वैसे तो जेनेटिकली डिटरमिन होता है कि पेशेंट कौन सेंसिटिव है, अच्छा। एटोपिक है, ये काफ़ी बार जेनेटिकली डिसाइड होता है। अगर आपके दोनों पेरेंट्स अस्थमेटिक है, एलर्जिक राइनाइटिस है, अस्थमा है, तो बच्चे को होने के चांसेस बढ़ कम जाते हो हैं। जाता है। तो उसको बच्चे को होता है बचपन में, 2 साल में, 3 साल में, तो उसको हम चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं। अच्छा। नॉर्मली अबाउट 70% ऑफ दिस पीपल बाय 8 years to 10 years ऑफ एज वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनका दे आउटग्रो, वो ठीक होते, ये कोई डॉक्टर की दवाई से नहीं होते या डॉक्टर की ट्रीटमेंट से नहीं, वो अपने आप होने ही अपने वाले आप होते हैं। उम्र बढ़ जाती है उम्र तो बढ़ कम हो जाती, उनके लंग्स फिट हो जाते, जो कुछ उनकी एलर्जी कम होती है, उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, और 8, 9, 10 साल तक वो काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते कि उनके आगे वो चलता ही रहता, तो उनकी ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे ही एडल्ट ऑनसेट अस्थमा होता है कि जिनको बचपन में कभी नहीं है, हिस्ट्री कुछ नहीं है, फिर भी जो अस्थमा होता है। अस्थमा में होता क्या है, जो सांस लेने की हमारी नली है, विंड पाइप, वो नैरो हो जाते हैं। अच्छा। नैरो होने का रीज़न एक तो उसकी डायमीटर कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, और अंदर सिक्रीशन बन जाता है, सिक्रीशन से और भी डायमीटर कम हो जाता है, तो लाइक पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत हवा होती अंदर है, जाती ही नहीं होती। जाती नहीं है। एक तो ओपन पाइप होता है और एक क्लोज पाइप, जी। ऐसा समझना है कि जो पाइप को किसी ने बाहर से दबा दिया है और उसको सांस लेने को बोला, तो जो तकलीफ होती है वो पेशेंट को हर सांस के साथ होती है। ये बहुत ही भयावह कंडीशन है जब पेशेंट को अस्थमा अटैक आता है कि अभी अगली सांस वो ले ही नहीं सकेगा नहीं ऐसा। पाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली अस्थमा पे ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी आई हुई है, उससे काफ़ी पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और जो COPD के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, COPD के बारे में। अस्थमा के बारे में तो देखा, ये एलर्जिक डिसीज जब आता है तो फुल फ्लैश में आता है, काफ़ी तकलीफ देता है, लेकिन जब ठीक होता है तो पूरा ठीक हो जाता है। तो पेशेंट इन बिटवीन अटैक काफ़ी ठीक होता, अनलेस जो क्रोनिक अस्थमेटिक है, जो पुराने अस्थमेटिक है, उनको रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। जी। ये अस्थमा का ही थोड़ा बड़ा भाई है या तो बूढ़ा भाई है, ओके। उसको मराठी में काड़ा दमा भी बोलते हैं, क्योंकि COPD ऐसा मराठी में या हिंदी में उसको ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है, इसको COPD बोलते जो नाम आया हुआ है, जो कि उसकी टेक्निक है। क्रोनिक मतलब ये पुराना है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ये आपके फेफड़े को सिकुड़ रहा है, पल्मोन में लंग का डिसीज़ है, तो ये आ गया। इसमें लंग्स में कैसा होता है, कुछ तौर पे जैसे कि अस्थमा में रिकवर हो जाता है, फुल्ली नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। COPD में पूरा रिकवर नहीं होता, Okay. इट इज़ ओनली पार्शली रिकवरेबल।
तो थोड़ा परमानेंट डैमेज परमानेंट डैमेज जब लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई होते हैं उसको जब परमानेंट डैमेज होता है, अल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रक्शन होते हैं, तो लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। सीओपीडी में भी दो टाइप आते हैं, एक तो एम्फीजिमा जहाँ की लंग्स बहुत फूल जाते हैं, अच्छा, अल्वियोलाई फूल जाते हैं, लंग्स बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें लेकिन उसकी हवा अंदर बाहर लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और ब्रोंकाइटिस में सांस लेने की नली चोकअप हो जाती है, वो नैरो होने से हवा अंदर जाना कम हो जाता। ये दोनों भी कंडीशंस में पार्शली रिवर्सिबल होते, पूरे रिवर्सिबल नहीं होते। और ये जब प्रोग्रेस होते 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 फिर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ना, रेगुलर मेडिसिन लेना, ये सब होता है। तो ये बड़ों में होती होगी ये चीज़, सीओपीडी जो सीओपीडी ये बच्चों में चीज़ नहीं है, पाई ये जाती। बच्चों में नहीं दिखाई जाती, बड़ों में दिखाती। बच्चों में भी कभी या तो नॉट वेरी यंग, लेकिन जहाँ पे पहले चूल्हे जब भी थे, गांव में रहते थे, जहाँ पे घर पे चूल्हा जल रहा है तो बार बार जो धुआं जा के जो तकलीफ होता उनको होने के चांसेस जाते थे। लेकिन ये सीओपीडी इज़ अ डिसीज़ ऑफ एल्डरली पीपल। सर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अस्थमा के पेशेंट्स का भी एक सीज़न होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो उनको अस्थमा अटैक्स जैसे हम बोलते हैं, तो उसका रिलेशन कैसे आता है और उससे अस्थमा के पेशेंट्स को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उसको अटैक ना आए? और जैसा सीओपीडी में बात करूँगा कि उनको भी क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अस्थमा शुरू होने के लिए भी ट्रिगर्स होते हैं। जी, जिनको जेनेटिकली अस्थमा को प्रोन है उनके लंग्स ऑलरेडी सेंसिटिव है। ये ऐसा है जैसे कि अंदर आपके सांस के लंग्स के अंदर बारूद बिछा के रखा हुआ है, ऐसी कंडीशन आपकी है। ये बारूद वैसा ही है, जब तक वहाँ पे आप जाके आग नहीं लगाते हैं तब तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ये आग कौन लगाता है? उसके लिए ट्रिगर्स होते हैं। ये जो ट्रिगर्स होते हैं वो उस बारूद को आग लगाने का काम करते हैं और फिर आपका अस्थमा शुरू हो जाता है। ये ट्रिगर्स क्या होते हैं? नॉर्मली इट्स अ वायरल इन्फेक्शन जो क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से आती है या क्राउडेड प्लेसेस में जाने से आते हैं। ये लोगों को ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी ज़रूरी है कि क्राउडेड प्लेसेस है जहाँ पे ओल्ड डस्ट है, पुरानी धूल है, खाने में ठंडी चीज़, बर्फ़ की फ्रीज वाली चीज़ें नहीं खानी है, जिसमें भी कलर आता वो चीज़ नहीं खानी है। केक, पेस्ट्रीज, मिठाई, शरबत, आइसक्रीम, एनीथिंग विच कंटेन आर्टिफिशियल कलर, वो चीज़ें अवॉइड करना है। नेचुरल कलर होगा तो चलेगा। कुछ फ्रूट्स हमने देखे हैं कि जिससे ज़्यादा होती है, सीताफल है, अच्छा, ग्रेप्स है, अंगूर है, केला है, ये तीनों चीज़ों से हमने देखा कि पेशेंट को ज़्यादा बार खाया और तकलीफ हुआ, ऐसा देखा। तकलीफ बढ़ जाती ये है। तीनों चीज़ें अवॉइड किया तो ठीक है जिनको अस्थमा है। ओल्ड डस्ट, पुरानी धूल, पोटमाला, गोडाउन, स्टोर रूम, दिवाली की साफ सफाई या कोई रूम विच इज़ नॉट ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, कबर्ड जो ओपन नहीं किया है, पुरानी लाइब्रेरी जहाँ पे डस्टिंग नहीं हुआ है, रिकॉर्ड सेक्शन, ऐसी इन चीज़ों जगह में जब जानों में avoid विजिट, करना बेहतर हाँ, है। इन चीज़ों को अवॉइड करना भी ज़रूरत है। ये पुरानी धूल उनको ट्रिगर करती है। घर पे पेट्स नहीं रखना, कैट, डॉग, कैट के जो फर होता है, उसके हेयर्स होते हैं, उसके स्किन ड्रॉपिंग्स होते हैं, डॉग है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिजन का ड्रॉपिंग्स आते हैं, घर के टेरेस में, विंडो में, डक्ट्स में कहीं से स्मेल आता होगा, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रिगर्स को अगर अपन अवॉइड करते हैं तो अगर आपको अस्थमा का अस्थमा की आपके बॉडी में टेंडेंसी है फिर भी आपको तकलीफ नहीं होगी। और जैसे जैसे आप ट्रिगर्स को अवॉइड करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी वो टेंडेंसी भी कम होती जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन तो बहुत अच्छी आई हुई है, उसके अलावा ये भी चीज़ें ज़रूरी है ताकि अस्थमा नहीं हो, हाँ, नहीं उसका ट्रिगर्स नहीं आए। जो आपके लंग्स के अंदर जो बारूद बिछा हुआ है उसको ये ट्रिगर्स की वजह से आग नहीं लगनी चाहिए। ये देखा तो काफ़ी फ़ायदा होता है। वैसे जैसे आपने बताया कि सीज़न वाइज, तो हमने देखा है कि नॉर्मली जब चेंज ऑफ सीज़न होता है कि बरसात का सीज़न शुरू हुआ, गर्मी से बरसात शुरू होता है, जून, जुलाई, अगस्त में काफ़ी सारे अस्थमा पेशेंट बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ पेशेंट तो तकलीफ होने के पहले उनको साइकोलॉजिकली दम लगना शुरू हो जाता। हम चेक करते पीएफटी तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो बोलता कि अभी मुझे दम शुरू हो गया। तो ये अस्थमा सीज़न होता है, ये फर्स्ट सीज़न होता है। सेकंड सीज़न आता है सितंबर अक्टूबर में जब ठंडी पड़ना शुरू होती है, और नवंबर में जब ठंडी पड़ना शुरू तब कुछ लोगों को सर, और एक वेरी रेयरली बहुत कम परसेंटेज होते हैं जिनको गर्मी में होता है। अच्छा। एक भी बात हमने देखी, जिनको गर्मी में ज़्यादा अस्थमा होता है वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है। अच्छा। ये सीजनल वाले जो होते हैं वो तो ठीक है, सिंपल मेडिसिन से, छोटे कोर्स से भी ठीक हो जाते हैं। ये जो सीजनल का अस्थमा था उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 8 वीक्स किया, उसके बाद में वो ठीक हो जाते हैं। आगे कुछ कंटिन्यू नहीं किया फिर भी चलता है। लेकिन जो
ज़्यादा दिन चलने वाले थे, क्रोनिक अस्थमा जो होते हैं, उनको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अस्थमा के ट्रीटमेंट भी हम इनहेलर से देते हैं। आजकल देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग होटल में बैठे बैठे इनहेलर लेते हैं। तो लोग पूछते हैं इनहेलर की, एक तो लोगों को अभी तो उतना नहीं है, लेकिन पहले लोगों को बहुत डर लगता था कि एक बार इनहेलर कैसे लूँ मैं वगैरह। लेकिन जब अपना अस्थमा लंग्स के अंदर है, लंग्स को ठीक करना है तो दवाई लंग्स में दे दी। जैसे आँख में तकलीफ हुई तो अपन आँख के ड्रॉप्स देते हैं, तो लंग्स में तकलीफ है तो लंग में जाती है, ताकि वो बॉडी में नहीं जाएगा, साइड इफेक्ट कम होगी, डोसेज बहुत कम हो जाता है। जितनी हम एक गोली में डोज होता है उसके 128 डोज, उसका 5% डोज अपन लंग्स में लेते हैं। इसके वजह से डोज कम होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने अभी आपने इसमें पिजन के बारे में बताया, कबूतर। तो पहले वो प्यार का संदेश वगैरह देने के लिए वो हम फिल्मों में सब देखते हैं, बट आजकल कहते हैं कि कबूतर की वजह से भी लंग्स के इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहे। तो आप उस पर ज़रा डिटेल में बताइए, क्योंकि आज भी ऐसे फैमिलीज़ है कि इंस्पाइट ऑफ अभी टीवी पे वगैरह अवेयरनेस रेडियो पे चलते रहते हैं, बट फिर भी उन लोगों को कबूतर को दाना डालना होता है। बहुत सारे 15-20 कबूतर एक साथ वो विंडो के यहाँ जमा हो जाते हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। अभी तो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी नोटिस निकाल दिया हुआ है, पब्लिक स्पेस पे कबूतर को दाना डालना ये मना है, उसको जुर्माना लगाया गया, 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। तो ये सब हमारे चेस्ट फिजिशियन ने, डॉक्टर्स ने, IMA संगठन ने ये सब कन्विंस करके अच्छा ये सब बनाने लगाया हुआ है। लेकिन जो पिजन्स जो होते हैं वो उसकी जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, वो ड्रॉपिंग्स इतने सेंसिटिव, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन हाईली एलर्जिक होते हैं। बार बार जब इसका इनहेलेशन होता है तो एक तो पहली बार तो उसको थोड़ी दिन में ब्रोंकाइटिस होगा, आगे जाके उसको अस्थमा हो सकता है, उसकी एलर्जी होने से अस्थमा होता है। और एक चीज़ उसमें हमने ये भी देखी कि उसके ड्रॉपिंग्स अगर महीने से 2 महीने से 4 महीने से भी पड़े हुए, फिर भी उसमें से स्मेल आते रहता, उसका प्रोटीन का एलर्जन, और उसका पेशेंट को तकलीफ होना चालू ही रहता। और ये अगर ज़्यादा टाइम तक, महीना 2 महीना हुआ तो लंग फाइब्रोसिस होता है। इसको क्या हम कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, उससे लंग फाइब्रोस होता है और ऐसे पेशेंट को फिर आगे जाके ट्रीटमेंट से भी ठीक होना मुश्किल हो जाता है, घर पे ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। कुछ पेशेंट तो लंग ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ गई हुई है। सो दिस इज वेरी बैड ऑन पार्ट ऑफ टू फीड पिजन्स विथ यू एट योर होम और ऑन टेरेस। अगर आपकी सोसाइटी में कोई फीड करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह से किसी आदमी को नुकसान हो सकता है, किसी को अस्थमा हो सकता है, किसी को हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हो सकता है। तो ये बहुत गलत है और ये करना, ताकि अपने आप अगर उनको ऐसा फीड नहीं मिला है तो अपने आप कबूतर कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अपना एक और कुछ लोग ऐसा है कि हर रोज जाके अपना बड़ी शान से वो डालते हैं दाना, करना ही होता है, करना ही मतलब डालते कितना हैं। भी बोलो वो करते ही रहते हैं। और वो करते करते ही उनके वजह से, और कबूतर की भी आदत लगती कि इतने बजे इधर आपने को हाँ, खाना रेडीमेड मिलने वाला है, तो वहाँ पर आते और वहीं पे वो आते, बैठते, पर उड़ाते हैं, ड्रॉपिंग्स डालते हैं, और ये सबसे चीज़ों से तकलीफ बढ़ती जाती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इसके लिए अवेयरनेस करना ज़रूरी है। जो भी ये दाना डालते हैं उनको बंद करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कबूतर को दाना डाल के उनको जिंदा रखना है तो इंसानों को मरना पड़ेगा। बराबर तो है। है, बहुत तो सही फिर कबूतर रहेंगे या फिर इंसान रहेंगे। एग्जैक्टली। सर और एक बीमारी थी लंग के बारे में अपनी, जो कोविड में देखी गई थी बहुत बार, जिस पे काफ़ी सारा लंग पे ही अफेक्ट था उस वायरस का। तो खैर कोविड तो चला गया, लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी भी आप देख रहे हैं कि कोविड से जो लंग्स डैमेज हुए हैं, या उसके बाद भी ऐसे केसेस आपके पास आते हैं? या कोविड मेनली लंग्स को ही अफेक्ट कर रहा था, वैसे तो पूरे शरीर को ही अफेक्ट कर रहा था। लेकिन कोविड जाने के बाद वो टाइम में जो बड़े बड़े निमोनिया होते थे, पैचेस आते थे, काफ़ी सारे कम हो गए, सब पेशेंट काफ़ी सारे ठीक हो गए। ठीक होने के बाद में जो लंग फाइब्रोसिस हो गया था, पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस, वो भी धीरे धीरे कम होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट में अभी भी वो फाइब्रोसिस है। अच्छा। मामूली रहेगा, कम रहेगा, लेकिन जितनी एनर्जी से वो पहले लंग्स काम कर सकते थे उतने नहीं कर सकते हैं, ये अभी भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो फाइब्रोसिस के अलावा कुछ पेशेंट जिनको एकदम माइल्ड कोविड था या लंग्स में ज़्यादा निमोनिया भी नहीं था, सिर्फ कोविड हो गया था, उन लोगों का भी अगर हम देखें तो उनको हाइपर सेंसिटिव उनके लंग्स हो गए, ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। कि उनको छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, स्लाइट क्लाइमेटिक चेंज की वजह से उनको दम लगना शुरू होता है, खांसी आना शुरू होता है,
अस्थमा जैसे बिहेव करते हैं। इन एडिशन जिनको कभी अस्थमा ज़िंदगी में नहीं था वो भी अभी कुछ अस्थमा जैसे बिहेव करने को उनको भी इनहेलर की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये सब लॉन्ग कोविड है कि जो कोविड ने जो लंग्स के अंदर कुछ डैमेज किया हुआ है, आफ्टर इफेक्ट्स उसका के जो अल्वियोला है, लंग की कैपेसिटी, लंग की इम्यूनोजेनिसिटी कम होने की वजह से ये सब तकलीफ़ें हम देख रहे हैं। सर बहुत बार हमने आजकल देखा है कि एक बार ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है यानी ऑक्सीजन देना सिर्फ हॉस्पिटल में देखा जाता था, पर आजकल बहुत जगह होम ऑक्सीजन थेरेपी करके है कि लोग नाक में कैनू डाल के बस घूमते भी रहते हैं, घर पे रहते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये स्पेशली हमने कोविड के टाइम पे देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने कुछ तकलीफ होने के पहले ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर पे ला के रख दिए थे कि ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन बेड नहीं मिला तो हम यही लगा घर पे लगा सकते हैं। ये ऑक्सीजन किस आदमी नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन हम चेक करते हैं कि जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाते हुए होते तो पहले तो नहीं था, लेकिन आप हर एक डॉक्टर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करता है अभी। जो कि नॉर्मल आदमी का 97, 98, 99, 100 भी होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ पेशेंट लाइक COPD, हाइपर सेंसिटिव निमोनिया या लंग फाइब्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनका लंग्स इतना डिस्ट्रॉय हुआ होता है, इतना डिस्टर्ब हुआ होता है कि वो उतना ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर सकते। अच्छा। तो उनका ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होते जाता है, 90, 88, उससे भी कम। तो एक प्रिंसिपल क्या है कि आदमी का ऑक्सीजन 88 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखा तो उसको जो कम ऑक्सीजन मिलने के हिसाब से जो लंग्स में, बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो हार्ट फेल्योर होता है, लंग फेल्योर होता है, वो प्रिवेंट कर सके। अच्छा। इसलिए कोई भी पेशेंट को जिनका कि ऑक्सीजन वो अपने रूम एयर पे मेंटेन नहीं कर सकते, उनको कम से कम दिन के 12 घंटे तो उनका ऑक्सीजन दे के उनका ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल 88 के ऊपर, 92 के ऊपर रखना ज़रूरी होता है ताकि उनको लॉन्ग टर्म में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, जैसे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, अमीलॉइडोसिस है, कैटरैक्ट है, ये चीज़ें, हार्ट फेल्योर है, ये चीज़ें नहीं होने करके करना है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं। हमारे पास सैकड़ों पेशेंट है कि जो अभी घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये एक प्रिवेंटिव मेजर होता है कि अच्छा। ताकि आगे जाके पेशेंट को तकलीफ नहीं होना, बार बार हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ना। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज, क्रोनिक पल्मोनरी केसेस इज़ अ पार्ट ऑफ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। ओके, पर ये कितने दिन तक लेना पड़ता होगा, क्या कैसा उसका ये कुछ पेशेंट criteria जो कुछ है? एक्यूटली हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं निमोनिया की वजह से, COPD की वजह से, उन इन्फेक्शन की वजह से उनका ऑक्सीजन काफ़ी कम हुआ होता है। जी। उनको जब ऑक्सीजन देते हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ते में उनका जबकि ओरिजिनल कंडीशन ठीक हो जाती है, तब तक जो लेना ज़रूरी है। एक्यूट कंडीशन ठीक होने के बाद में जब वो नॉर्मल को आते हैं तो ऑक्सीजन बंद हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे कि जो लंग फाइब्रोसिस के हैं, टर्मिनल COPD पेशेंट है, अच्छा। टर्मिनल हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस कि उनका कुछ भी करके लंग इतने सिकुड़ गए होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो ऑक्सीजन तो अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट को फिर ऑक्सीजन घर होम ऑक्सीजन थेरेपी देना ही पड़ता है। तो प्रिंसिपल वही होता है, एक छोटा सा मशीन आता है, पोर्टेबल भी आता है और इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलता है। बिल्कुल। दिन में 12 घंटा, 24 घंटा, जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे मेंटेन करता है वो हिसाब से होम ऑक्सीजन थेरेपी, उससे पेशेंट की लाइफ बढ़ती है। बढ़ता है। कुछ कुछ डिसीजेज ऐसे हैं कि दवाई से ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। सर जैसे भी आपने बात कही कि लंग फेलियर की बात कही थी, जैसे हार्ट अटैक आता है, वैसे लंग अटैक भी कुछ होता है क्या? लंग अटैक भी होता है, जैसे कि हार्ट अटैक आता है, उसके अंदर क्या होता है तो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक आता है, जी। तो हार्ट का वो उतना पोर्शन वो काम करना बंद हो जाता है। वैसे ही लंग अटैक होता है, उसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं अच्छा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। काफ़ी लोगों में पैरों में कुछ ब्लड के क्लॉटिंग्स होते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, OC पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उन लोगों के ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, अच्छा। जिनका ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि ब्लड क्लॉट जब सडनली जाके लंग्स में अटक जाते हैं तो बिना कोई रीज़न के पेशेंट को दम लगना शुरू हो जाता है, खांसी आती है, खांसी में ब्लड आना शुरू होता है, ये लंग अटैक कहते हैं उसको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी होती है। उसको जल्दी से जल्दी एडमिट करना, ब्लड थिनर चालू करना, ऑक्सीजन देना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। इसी को लंग अटैक कहते हैं। उसका अवेयरनेस काफ़ी बार नहीं है क्योंकि इसे जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। उसको डिटेक्ट करने के लिए CT स्कैन करना पड़ता है, CT पल्मोनरी एंजियो करते कि जिससे पता चलता है कि कौन सी आर्टरी चोकअप हुई है, 2D इको करके कि राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेशर आया है नहीं है, उसके ऊपर से हम डिटेक्ट करते हैं।
ये गुड क्वेश्चन, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हाँ, जब भी उसके सिम्टम्स क्या होते होंगे सर? जैसे किसको जानना है कि ये हार्ट का नहीं है, ये लंग्स का अटैक है, तो कैसे जाना जाए? कोई पेशेंट को सडनली ब्रेथलेसनेस शुरू होता, दम लगना शुरू हो जाता, तो पहले तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास हाँ, जाता है, ईसीजी कराता है, ठीक आता है, ब्लड ऑक्सीजन देखता है, कम ज़्यादा आता है। तो ऐसे वक्त अगर पेशेंट को विदाउट प्रायर हिस्ट्री, पुरानी कोई हार्ट की कंडीशन नहीं है, अस्थमा नहीं है, और फिर भी दम लग रहा है और बुखार नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी दम लग रहा है, तो वो टाइम पे हम सस्पेक्ट करते हैं अच्छा, अच्छा। कि ये शायद पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लंग अटैक हो सकता है। उसको फिर CTPA करना, 2D को करके डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना कर तो सकते हैं। इमरजेंसी हो गई। हाँ, इसका अवेयरनेस अभी काफ़ी डॉक्टर्स में भी, ICU में भी बढ़ा है। CT स्कैन की वजह से ज़्यादा डायग्नोस हो रहा है। पहले तो अनडायग्नोस ही जाते थे, क्या हुआ कुछ समझता नहीं था, सडन डेथ होती थी। अभी डायग्नोस ज़्यादा होता है, ट्रीट भी होता है, पेशेंट को काफ़ी फ़र्क भी पड़ जाता है। दोस्तों, लंग्स की ये सारी जानकारी और लंग्स के बारे में जानना एक एपिसोड में सीमित बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये जानकारी इतनी एक्साइटिंग है कि हम इसे और जानेंगे इसी एपिसोड के पार्ट 2 में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर ये जानकारी आप मिस नहीं करना चाहते तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो मिलेंगे जल्द ही पार्ट 2 में।